शुरू करने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ मैं अंग्रेजी में बोलूँ या हिंदी में? हिंदी में। हिंदी बहुत ओके, चलो तो मैं हिंदी में करता हूँ, ज़्यादातर लोग समझते हैं। तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि ये फिल्म बना कैसे और बनाया क्यों मैंने 2016 में, यानी कि 6 साल पहले, किसी ने मुझसे आके कहा कि यार एक कहानी है जहाँ पे इसरो के एक अच्छे दिखने वाले स्पेस साइंटिस्ट की अफेयर हो गई एक मालदीवियन औरत के साथ। तो उस अफेयर के दौरान उन्होंने वो रॉकेटरी के सारे सीक्रेट्स उन्होंने पाकिस्तान को भेज दिए। फिर उनको अरेस्ट किया गया, उनको जेल में मारा पीटा गया, उनको जान से ऑलमोस्ट मार दिया गया। उसके बावजूद वो बाहर निकले, वो सीबीआई ने उनको बाहर निकाला और वो अपने आप को निर्दोष साबित कर पाए और आज वो बाहर है। तो मैंने कहा बढ़िया यार, मैंने विक्रम वेदा जैसी फिल्म की है तो अभी एक जेम्स बॉन्ड वाली फिल्म कर लेते हैं। इसरो की खूबसूरत साइंटिस्ट, खूबसूरत मालदीवियन औरत, तो हम बना लेते हैं पिक्चर। और इसी, मैं कहता हूँ पहले भी कहूँ, इसी तुच्छ इरादे के साथ मैं चला गया ट्रिवेंड्रम डॉक्टर नंबी नारायण से मिलने के लिए। और जब मैं उनसे मिला तो उस वक्त मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी बदल गई, क्योंकि मैं इस इंसान को देखते ही समझ गया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि इस इंसान को आज वो आने वाले थे, वो नहीं आ पाए क्योंकि उनकी तबीयत खराब है, पर आप उनसे मिलोगे तो आप बस समझ जाओगे कि इस इंसान की तेवर और तेजस तो कुछ अलग ही है। ये मेरे से मिल रहे थे, इनकी आंखों में एक गुरूर था, एक गुस्सा था, पर उन्होंने कहा कि माधवन, मैं आपसे आप बहुत अच्छी पिक्चर बनाते हैं, मैं आपका फ़ैन हूँ, अच्छा एक्टर हो। और फिर जब उन्होंने वो केस के बारे में बात करना शुरू किया तो बेचारे वो गुस्से में थे, उनकी आंखों में आंसू थे। और मैं देख रहा हूँ कि एक बुजुर्ग इंसान, 75 आदमी, उसके दिल में इतना दर्द क्यों है। और वो कह रहे थे कि ये ऐसा केस कैसे डाल सकते हैं यार, मुझे देशद्रोही कैसे बुला सकते हैं, मुझे एस्पिनाज पे क्यों डाल सकते हैं। और मैं कह रहा हूँ उनसे कि नबी सर, पर आपको तो मतलब निर्दोष साबित किया गया। कहता है साबित किया गया तो हुआ क्या? अब जाओ गूगल में और मेरा नाम डालो तो स्पाई केस आता है मेरे नाम के साथ। मेरी पूरी फैमिली को लोग कहते हैं कि स्पाई केस वाले इंसान हैं। और इस गुस्से में और इनकी कहानी में मैं बिल्कुल बह गया और मैं भी इनके साथ इस केस के बारे में बात करना शुरू किया। और तो पता चला कि यार ये बहुत ही वाहियात केस था। 7 महीने लगे मुझे ये स्क्रिप्ट लिखने के लिए। और जब 7 महीने बाद ये स्क्रिप्ट लिखकर मैं उनसे फिर वापस मिलने गया तो बड़े खुश थे। उन्होंने कहा कि ये अच्छा है, सही लिखा तूने, पर ये जगह गलत है मैडी, क्योंकि माधवन बुलाते हो मुझे। कहा कि ये बात जो है ये सही नहीं है, क्योंकि ये स्टेबिलिटी थ्योरम समझने के लिए मैं तो प्रिंसटन चला गया था। मैंने कहा प्रिंसटन कब गए? कहता यार मैं तो पहला आईवी लीग स्टूडेंट साइंटिस्ट हूँ इंडिया से जो प्रिंसटन गया हूँ, और वहाँ पे प्रोफेसर क्रॉको के अंदर मैंने थीसिस की। मैंने प्रोफेसर क्रॉको नाम सुना तो मैं सुन हो गया। मैंने कहा यार आप प्रोफेसर लुइजी क्रॉको की बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा आप उनको कैसे जानते हो? क्योंकि वो तो माई बाप है, वो तो मतलब मून मिशन के माई बाप माने जाते हैं। कहता जानता हूँ, मैंने तो उनके अंदर 10 महीने में अपना थीसिस किया है। मैंने कहा नबी सर आप ये बात मुझे कब बताने वाले थे? मैं आपकी लाइफ की पिक्चर बना रहा हूँ, 7 महीने से ये स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ और आप ये बड़ा कैजुअली कह रहे हो। और फिर उन्होंने बात की अपने अचीवमेंट के बारे में, प्रिंसटन से लेके फ्रांस, स्कॉटलैंड, और कैसे उन्होंने मतलब 52 साइंटिस्ट को फ्रांस लेके गए, 3 साल रहे यही सीखने के लिए कि रॉकेट इंजन कैसे बनाया जाता है। और फिर उसके बाद यूएसएसआर, जब यूएसएसआर टूट रहा था तो वहाँ से इन्होंने इंजन कैसे स्मगल करके इंडिया ले आया, जो इंजन इंडिया को देने वाले थे और अमेरिका ने रोक रहा था। ये सारी कहानी निकल आई और मैं कहा, मैं देख रहा हूँ कि मेरी जो 7 महीने की लिखी हुई स्क्रिप्ट है बिल्कुल फुद्दू लग रही है उनके सामने। तो मैंने कहा सर आप ये मुझे क्यों नहीं बता रहे, ये कब बताने वाले थे, किसी को पता क्यों नहीं है? कहता इसमें कहने की क्या बात है यार, उन्होंने मुझे तनख्वाह दी और मैंने अपना काम किया। और उस वक्त मैं समझा कि हमारे देश में ना 2 किस्म के देशभक्त होते हैं भाई। एक वो जो भारत माता की जय कहते हुए ना पूरे अपने जान को हथेली में ले दुश्मनों से लड़ लेते हैं, और उनके जो सैक्रिफाइस है, उनकी जो कुर्बानी है वो सराखों पर, क्योंकि वो हैं हमारे असली देशभक्त। इसके अलावा एक और भी किस्म के देशभक्त होते हैं जिनको पता है कि वही हर रोज़ अपनी जान को जो है वो जोखिम में डालकर अपने देश के लिए काम करते हैं, और ये जानते हुए कि कभी उनके बारे में, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा, ना इनके बारे में गुण गाया जाएगा या इनके कोई चैप्टर लिखी जाएगी, और ना ही इनसे किसी को प्रोत्साहन मिलेगा। और ऐसे ही एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर नंबी नारायण। और मैंने उनसे कहा कि देखिए भाई साहब, मैं आपकी केस पे पिक्चर नहीं बना सकता, क्योंकि ये केस के बारे में जो थोड़ा बहुत लोग आपके बारे में जानते हैं वो इस केस के बारे में जानते हैं, पर ये केस तो बिल्कुल ही मतलब वाहियात है। पर आपके इस अचीवमेंट के बारे में जानना, इस देश के लिए आपने जो किया उसके बारे में न जानना, आपके सैक्रिफाइस के बारे में न जानना, मुझे लगता है कि देश के साथ गद्दारी है। तो मैं आपकी लाइफ पे पिक्चर बनाने वाला हूँ।
और मैंने कहा कि देखिए, अगर आपको लगता है कि मैं आपको मर्यादा पुरुषोत्तम दिखाऊंगा, मैं आपको हीरो की, यार थोड़ा फ़ोन बंद कर दे भाई, मैं आपको मर्यादा पुरुषोत्तम बताऊंगा और मैं आपके बारे में कोई बुराई नहीं दिखाऊंगा पिक्चर में, तो मैं उस टाइप का कहानी बता नहीं सकता, मैं उस टाइप का फिल्म मेकर नहीं हूँ। तो मुझे आप बताइए कि आपके अंदर हैवानीगिरी कौन सी है, आपके अंदर वो हरामीगिरी कौन सी है, आपके जो अवगुण है वो क्या है, बताइए, तब जाके मैं यकीन करूँगा कि आप में एक इंसानियत भी है। और उन्होंने जो अपने बारे में जो अवगुण बताया है, जो उनके बैड क्वालिटीज़ के बारे में उन्होंने जिक्र किया है, जिसके बारे में उन्होंने बताया, जो मैंने फिल्म में रखा है, वो सुनकर सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी दुनिया बौखला जाएगी। एक राक्षस थे वो, और जो उन्होंने किया वो शायद मेरे, मतलब मुझे लगता है कि बहुत लोग नहीं कर पाएंगे। और उसकी वजह क्या थी, क्या वो हमारे देश के हित में थी, क्या वो गलत थी, ये सब आप पिक्चर देखोगे तो आप समझ जाओगे। और मैंने उनके अवगुण के साथ ये पिक्चर शुरू किया है, ताकि उनकी जो असली अचीवमेंट है उसके बारे में दुनिया को यकीन करने में कोई तकलीफ ना हो। और ये पिक्चर बनाते वक्त हमने 2-3 चीज़ तय की जो शायद दुनिया में किसी फिल्म में पहले किसी ने ना किया हो। पहली बात तो ये है कि मैं बता दूं कि आपने बहुत सारे साइंस फिक्शन में पिक्चर देखे होंगे, रॉकेट्स के बारे में पिक्चर देखे होंगे, रॉकेट के लॉन्च देखे होंगे, पर आप लोगों ने किसी ने भी एक रॉकेट इंजन नहीं देखा है। और मैं आपको बता दूं कि रॉकेट इंजन ना, खास करके लेडीज़ को बता दूं, दिखने में ये एक डायमंड ज्वेलरी की तरह दिखता है, इतना कमाल का है देखने में, मतलब आप देखते रह जाओगे, आंख सेकते रह जाओगे, क्योंकि वो एक हीरे के पेंडेंट की तरह लगता है, इतना साफ सुथरा, इतना पॉलिश, उसको बगैर एक डस्ट के तभी वो एफिशिएंट हो सकता है। और वो जब ऑन होता है, जब वो इंजन चालू होता है, तो वो जो आवाज़ करते हैं ना, वो इंसान का सुना हुआ सबसे लाउडेस्ट नॉइज़ है। इसको हमने फिल्म में दिखाया, इसीलिए हम इसको OTT में रिलीज़ कर पाते, क्योंकि इसका मज़ा ही चला जाता है। दूसरी बात, पहली बार ये है कि हमने एक फिल्म को तीन लैंग्वेज में शूट किया है, यानी कि एक शॉट हमने इंग्लिश में लिया, शाहरुख खान साहब जो इंग्लिश फिल्म में है, फिर एक शॉट हमने हिंदी में ली उनके साथ ही, और एक शॉट हमने तमिल में लिया। तो हमारे जितने भी एक्टर हैं, खास करके मुरली जैसे जितने भी मेरे रॉकेट साइंटिस्ट हैं, वो सब तीनों भाषा बोलते थे। इस फिल्म में कोई डबिंग नहीं है, हमने इसको 8 कंट्री में शूट किया है और 50 साल का दौरान दिखाया, टाइम ड्यूरेशन दिखाया। और मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में 29 साल से लेकर 80 साल तक के हमने ग्रोथ दिखाया एक एक्टर के, यानी कि मेरे और बाकी साइंटिस्ट के, जो कि पहली बार मेरे को लगता है कि किसी फिल्म में देखा जाएगा बगैर प्रोस्थेटिक्स, यानी कि जो भी दाढ़ी, मूछ, वजन, दांत, मैंने अपना जबड़ा तोड़वा के मेरे दांत को मैंने ट्विस्ट कर लिया, जिसका मैं आपको अभी वीडियो दिखाऊंगा। और इस दौरान मैंने क्या सीखा, ये सब हमने किया है विदाउट प्रोस्थेटिक्स। तो बगैर हमने मतलब चिपकाए हुए दाढ़ी या चिपकाया हुआ मूंछ या पैडिंग लगाए, जो भी आप वजन गेन देख रहे हो, जो भी आप देख रहे हो, वो सब कुछ रियल है। वो इसलिए मैंने किया क्योंकि पिक्चर देखते वक्त अगर किसी को लगता है कि ये असली मूंछ नहीं है, दाढ़ी नहीं है, वेट नहीं है, तो उस पर जो शक आता है ना, वो शक तो पूरी कहानी पे आ जाएगी, फिर पूरे फिल्म में जो हमने दिखाया उस पर शक करने लगेंगे, और मैं वो कतई नहीं चाहता था, क्योंकि जो कुछ भी हमने इस फिल्म में दिखाया है वो एब्सोल्युटली सही है। और मेरे को पता चल गया कि डॉक्टर नंबी नारायणन के साथ ये क्यों हुआ। पता है, हम लोग जब स्कूल में होते हैं ना भाई साहब, हमारे स्कूल में, हमारे क्लास में हमेशा एक ऐसा लड़का होता है जो साला गुड बॉय होता है। वो रोज़ ना टाइम पे स्कूल पहुंच जाता है, यूनिफॉर्म आयरन कर लेता है, वो अपना होमवर्क करता है, वो टीचर के सामने हर जवाब दे देता है। वो मतलब उसकी वजह से हमें लगता है कि साला हम बेवकूफ़ खुद्दू हैं, और हमारे माँ बाप कहते हैं कि उसके तरह क्यों नहीं बन सकते हो। और जब हमको एक मौका मिलता है ना इसको तपली मारने का, कहीं वो एक जगह गलती कर जाए, पूरी क्लास उस पर टूट पड़ती है, ताकि हमको भी लगे कि साला ये जितना अपने आप को काबिल बता रहा है, उतना तो काबिल हम भी हैं। प्रॉब्लम ये है, ये फितरत हमारे साथ ना सोसाइटी में भी निकल आता है। जब हमको लगता है कि हमारे समाज में एक ऐसा इंसान है जो सही जी रहा है, तो ये सही कैसे जी सकता है। नंबी नारायण इतने खूबसूरत होने के बावजूद कैसे नहीं हो सकता कि उनका अफेयर नहीं हुआ हो, ज़रूर अफेयर हुआ हो। इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, जीनियस हैं, ये इतने शरीफ हो सकते हैं, हो ही नहीं सकता। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि नंबी नारायण साहब देखने में बहुत खूबसूरत थे। जब वो प्रिंसटन में थे तो बहुत ही हैंडसम थे। अब मैं चाहता हूँ कि आप कल्पना करें एक ऐसे गुड लुकिंग इंसान के बारे में, और मैं कह रहा हूँ कि उस वक्त जिस इंसान को सबसे ज़्यादा खूबसूरत माना जाता था दुनिया में, जॉन एफ कैनेडी, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत थे। अब आपको लगेगा कि मैडी फेंक रहा है, इसका दिमाग पागल हो गया है, एक इंडियन ऐसा कैसे दिख सकता है। मैं आपको उनकी तस्वीर दिखाऊंगा प्रिंसटन में अभी,
और उसके बाद आप मुझे बताइए कि क्या मैं गलत हूँ या सही। पहले लाइट्स ऑफ करें जल्दी से भाई साहब, बहुत लाइट्स ऑन ऑफ करना पड़ता है। ये अपनी बीवी के साथ है, ये 1969 की पिक्चर है। इस फिल्म के दौरान मैंने 2.5 साल की रिसर्च की ये पता करने के लिए कि भाई ये जो दांत है इसको कैसे बदल जा सकता है, क्या एक उम्र के बाद हम शेप बदल सकते हैं। और मैंने ये रियलाइज़ किया कि दांतों को यूज़ करके हम अपना वजन, हम अपना जो उम्र है वो कम दिखा सकते हैं और ज़्यादा बूढ़ा भी दिखा सकते हैं। और ये सब पे लागू होता है। ये हो सकता है कि आपके दांतों की वजह से आपके चेहरे पर जो आपकी उम्र दिख रही है वो कहीं आपकी उम्र से ज़्यादा दिखाई जा रही है, और उसको ठीक करने से कैसे आप यंग दिख सकते हो, कैसे आपका हेल्थ इंप्रूव हो सकता है, कैसे आपके, क्योंकि ये सारे सीक्रेट्स ऑफ रॉकेटरी हम आपको बताएंगे इस इंटरव्यू के दौरान। तो पहले आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने अपने दांतों के साथ क्या किया, जो आप अभी फोटो देखने वाले हो या प्ले। ये मेरे असली दांत हैं, ये असली दांत है मेरे। थैंक यू। और फिर मेरे दांत को सीधा करके नॉर्मल लाने के लिए मुझे 1.5 साल लगे। दूसरी बात, जो हमारे बाल हैं इस फिल्म में, इसको सफ़ेद करने के लिए, नंबी नारायण साहब की तरह दिखने के लिए मुझे 14 बजने मुझे, ताकि ये बाल बिल्कुल सफ़ेद होना है। मेरी बीवी कह रही थी कि यार इसके बाद तो तू गंजा हो जाएगा, तुम्हारा बाल बचेगा नहीं। तो मैंने बहुत रिसर्च किया ये बताने के लिए हमारे बालों को मैं कैसे बचा सकता हूँ, कि बालों में अगर हम तेल लगाते हैं तो क्यों लगाते हैं और कैसे लगाना चाहिए ताकि आपके बाल बरकरार रहे। और मैं कहता हूँ कि बाल बच गया। पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है, अब आप देखोगे, ऐसे मैं 14 घंटा बैठा था लगातार 4 दिन तक ये लुक हासिल करने के लिए। कैन आई हैव द वीडियो ऑफ द Yes, I want to play it. I'm very excited that now Nambi sir is back to his original look. He looks 15 years younger. I have no idea how I am going to look. I am all never been so bruised up in my life, but fingers crossed and all. That's it. Can you show the next? I'm halfway there. Picture. This is ये मैं ऐसा करता था. What's happening now? Next. Blue Santa Claus. ये क्या हो गया? Next. ये मेरा जो स्कैल्प था ना, इतना दिन बैठने के बाद मेरा जो बाल था, बाल तो सफेद हो गए, स्कैल्प भी एकदम सिल्वर हो गया। देखिए, कैन यू सी, ऐसा था। नेक्स्ट, बंद कर दे, मैं बताता हूँ। तो ये हमारे हर एक साइंटिस्ट के साथ जो बालों के साथ हमने किया, उसके बाद कैसे मैंने अपने बालों को वापस लाया, कैसे तेल लगाया, कैसे उसको ताकि एक एक्टर के लिए अगर बाल ना हो तो उसकी बैंड ही बच जाएगी। सो हाउ डिड आई गेट इट बैक, उसके बारे में भी बात करूँगा। और आखिर में वजन, हमें बूढ़ा दिखाने के लिए वजन बढ़ाना था और नौजवान दिखाने के लिए घटाना था। इसके लिए मेरे पास ना 8-10 महीने नहीं थे कि मेरे फिल्म में इतना बजट हो कि भाई हम सबको भेज दें कि भाई आराम से आप वजन कम करके आओ, क्योंकि अगर इसमें से एक वजन भी चूक जाए तो हमारा हालत ख़राब हो जाएगा। तो मैं आपको ऐसे वीडियो दिखाऊंगा जो शायद आप यकीन नहीं करेंगे, पर आपको दिखाना मेरा फ़र्ज़ है। तो मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ जिस तरीके से मैं दिख रहा था जब मैं फिल्म को डायरेक्ट कर रहा था, जब मेरा वजन सबसे ज़्यादा बढ़ गया था। एंड आई हैव द फर्स्ट लुक ऑन द रेड शर्ट। लाइट्स ऑफ। हंस लीजिए। वो मेरा असली पेट है। और अगर आप देखोगे चेहरे पे मेरा जो हेयर का कलर है, उस पर गौर करें, मेरा जो बालों का कलर है, क्योंकि मैं आपको पहले यकीन दिलाऊंगा कि ये असली मेरा पेट है। तो कैन वी गो टू दैट वीडियो? उस वीडियो में जब मैं हंसूंगा तो मेरे पेट को देखिए कैसा हिलता है। वो असली पेट ही हिल सकता है। वैसे हंस लिए, चलो अच्छी बात है। पहले फोटोग्राफ पे चले जाइए, द रेड टी शर्ट वाला। अब मैं आपको वो फोटोग्राफ दिखाऊंगा। इसके बाद 14 दिन बाद, इस शॉट को लेने के बाद, इस पिक्चर को लेने के बाद 14 दिन बाद जो मेरा हाल था वो ये है। वही बात। तो
ये सब चीज़ करने के लिए जो हमने रिसर्च किया था, मैंने तय किया कि मैं समझ गया कि वजन घटाने में जो है वो सीक्रेट नहीं है। सीक्रेट ये है कि आप वजन बढ़ाते कैसे हो। तो ये सारी चीज़ मैंने इसलिए किया क्योंकि लोगों को लगता है कि सिर्फ ये बाहर की फिल्मों में लोग करते हैं, हॉलीवुड फिल्म में ही होता है, हमारे यहाँ नहीं होता है। तो मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारे इंडिया के बारे में, हमारी फिल्म के बारे में, जो कि हॉलीवुड से भी बेटर है। मतलब मैं अपनी फिल्म की नहीं बात कर रहा हूँ, हम इंडिया की क्षमता की बात कर रहे हैं। जब भी हम फिल्म बनाते हैं और बहुत पैसा डालते हैं तो या तो हम फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में बात करते हैं या मुगल के साथ जो वॉर हुआ उसके बारे में बात करते हैं। पर एक और डिपार्टमेंट है यार जहाँ इंडिया सबसे ज़्यादा इस दुनिया में मतलब शय पा चुका है, जहाँ पे लोग सराखों पे रखते हैं, और वो है हमारी साइंस, हमारी इंजीनियरिंग, IT और स्पेस रिसर्च। हम इतने इसमें काबिल हैं कि दुनिया के मतलब मान लीजिए फॉर्च्यून 500 कंपनी के जो टॉप 20 कंपनीज हैं उसमें से 14 के सीईओ तो इंडियन हैं। कोई ना कोई वजह तो होगी कि ऐसा क्यों है। अगर हमारे यहाँ के जो नेट मेटावर्स और वेब 3.0 जो डेवलप हो रहा है उसके जो बिलियनर्स हैं, जो 15.2 बिलियन के मालिक हैं, जो हमारे देश में रहने वाले नौजवान हैं जिनकी उम्र 30 साल से भी कम है, वो हमारे देश में रहते हैं। इनसे मिलने के लिए बाहर के लोग आ रहे हैं कि भाई अपने मेटावर्स में हमको जगह दे दो। रॉकेट साइंस में हमारी इतनी काबिलियत है। डॉक्टर नंबी नारायण तो एक हैं, ऐसे हज़ारों साइंटिस्ट हैं, ऐसे हज़ारों इंजीनियर हैं जो हमारे देश में, जिनके बारे में कहानियाँ बननी चाहिए ताकि लोगों को लगे कि इंडिया में रहकर भी आप सक्सेस पा सकते हो, पर हम नहीं बना पाते। और उसी वजह से मैंने ये फिल्म बनाया है। और मैं इसे डायरेक्ट करने वाला नहीं था क्योंकि मैं कहानी इसलिए लिखा क्योंकि मैं इनकी कहानी समझ रहा था। थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग जानता हूँ तो मैं नंबी नारायण से रॉकेट इंजीनियरिंग सीखी। क्योंकि अगर मैं किसी के बारे में बायोपिक बनाता हूँ, मान लीजिए वो फाइटर है, सिंगर है, डांसर है, उसको स्क्रीन में दिखाना कि ये अच्छे फाइटर एक्टर हैं, ये बहुत आसान हो जाता है कि भाई अच्छा क्रिकेट खेले था, अच्छा स्ट्रोक है, हाँ भाई आप समझ सकते हो। पर रॉकेट साइंटिस्ट अच्छा ये कैसे दिखाऊं, और उसमें भी एक जीनियस रॉकेट साइंटिस्ट आपको कैसे दिखाऊं। तो मुझे समझना पड़ा और मुझे रॉकेट साइंस के बारे, इंजन के बारे में समझना पड़ा। फिर उसको अनुवाद करके ऐसे सीन्स लिखने पड़े ताकि आम आदमी को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर उसको समझ भी ना आए ना, और अच्छा है यार, नहीं समझ में आना चाहिए, रॉकेट साइंस है, पर उसको समझ में आ जाएगा कि अचीवमेंट क्या है। पर सबसे ज़रूरी बात है कि अगर उसको समझ में आए, अगर दुनिया भर में लोग देखें और उसकी टेक्निकलिटी को देखें तो ये देख के न हंसे कि हम बेवकूफ़ की तरह बता रहे हैं, क्योंकि वो टेक्निकलिटी वो रॉकेट इंजन की बिल्कुल सही है। तो चाहे वो नासा वाला देखें, चाहे वो पीसा वाला देखें, आपको समझ में आ जाएगी जो टेक्नोलॉजी, जो खासियत नंबी नारायण साहब की है वो क्या है और उन्हें क्या हासिल किया। इसी वजह से ये फिल्म बनी है। तो और मैं डायरेक्ट इसलिए नहीं करना चाह रहा था क्योंकि मेरे सर पे ऑलरेडी ये राइटिंग और एक्टिंग इसलिए मैंने की क्योंकि हर एक एक्टर चाहता है कि भाई एक टाइम में एक लाइफ ऐसी फिल्म बनाए जहाँ पे वो एक कम उम्र से लेके बुजुर्ग तक की रोल निभा पाए। तो कमल साहब ने नायकन किया था, अमिताभ साहब ने बहुत सारी फिल्में की हैं। तो मैंने कहा मैं भी ये कर लूँ अपना हुनर दिखाने के लिए। वही एक तुच्छ इरादे के साथ मैंने एक्टिंग की थी। पर जब मैं प्रोड्यूसर के पास गया, मैंने कहा ये पिक्चर बनाना चाहता हूँ, रॉकेट साइंटिस्ट पर है। तो उन्होंने कहा कि हीरोइन कौन है? मैंने कहा हमारी फिल्म में हीरोइन नहीं है। तो उन्होंने कहा एक्शन सीक्वेंस और सॉन्ग्स कितने हैं? मैंने कहा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि प्रोड्यूसर भी नहीं है। तो मैंने खुद के पैसे डाल दिए पिक्चर में, ताकि मुझे, क्योंकि और मैं ही नहीं, खुद नहीं, पर मेरे साथ जो इन्वेस्टर्स थे, जो को प्रोड्यूसर हैं मूलन्स और 27 इन्वेस्टमेंट, ये इसलिए इस फिल्म में पैसे डाले क्योंकि इनको मेरे से ज़्यादा नंबी नारायण साहब की कहानी बताना था। तो ये बड़े तेवर के साथ आए और आज तक इन्होंने अपना पैसे के बारे में नहीं घबराया। अगर मुझे भी अपना फिल्म प्रोड्यूस करना और डायरेक्ट करना होता, या तो मैं रहना है तेरे दिल में या 3 इडियट्स या विक्रम मेरा की तरफ फिल्म पैसा डालता, जहाँ पे मुझे पता है कि पैसा वापस आ जाएगा भाई। पर ये तो बेवकूफ़ी थी और ये एकदम एक जुनून था। तो आज इस जुनून को लेकर मैं शुरू किया। और आज उस वक्त जब हमने शुरू किया था मुझे नहीं पता था कि खान साहब, शाहरुख खान साहब इस फिल्म में होंगे, या सूर्या होगा, या इसके कांस में वर्ल्ड प्रीमियर होगी, या फिर हम टाइम्स स्क्वायर पे इसको दिखाया जाएगा। पर ये अपना खुद ही बनकर बड़ा हो गया। आज 1 जुलाई को रिलीज़ होने वाला है। हम आपके सारे सवालों का जवाब देना चाहते हैं। जो भी सवाल पूछना चाहेंगे प्लीज़ पूछिएगा, और बड़े नेक दिल से, और हो सकते तो स्थिति है उसके हिसाब से आपकी बदन जो है ना, कभी कभी डिपेंडिंग कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रेस है या इमोशनल लाइफ में स्ट्रेस है या पर्सनल लाइफ में स्ट्रेस है, तो कुछ खाने के जो ग्रुप होते हैं ना, वो खाने को लेकर आपका बॉडी जो है एलर्जी डेवलप कर लेता है। तो वो हो सकता है कि दूध हो, दही हो, कभी गेहूं हो जाता है, कभी कोई फल फूल हो जाते हैं। पर वो स्ट्रेस की वजह से, उस प्रॉब्लम की वजह से इंटॉलरेंस और एलर्जी डेवलप कर जाता है तुम्हारा बदन। तो उस वक्त मैंने एक टेस्ट करवाया जिसका नाम है अप्लाइड किनेसियोलॉजी।
ये टेस्ट कुछ 600-700 रुपए में हो जाता है, कोई डिस्काउंट सुनने में बड़ा बड़ा लगता है, लेकिन ये एलर्जी टेस्ट है और ये बताता है कि आपके उस वक्त जिंदगी के उस वक्त में आपके तनाव के को डिपेंड करते हुए कौन सी फूड कैटेगरी है जिसके लिए आप एलर्जिक हो। तो आप लोग खाते समय कई बार डिसाइड करोगे यार वजन बढ़ क्यों रहा है, यार मैं तो खाना उतना ही खा रहा हूँ, अचानक मेरे वजन बढ़ रहा है या मेरा वजन घट नहीं रहा, या नींद ठीक से नहीं आ रही है, मेरे पेट गड़बड़ हो गया, पता नहीं क्यों मैंने कुछ अलग नहीं खाया। उसकी वजह यह है कि आपकी बॉडी जो है अचानक एक फूड कैटेगरी को लेकर एलर्जी डेवलप कर जाता है। तो मैंने पता किया कि मैं ये जो दूध के अंदर प्रोटीन होता है और शुगर, ये दोनों चीज से उस वक्त एलर्जिक हो गया था, इंटॉलरेंट हो गया था। तो 3 महीने के लिए मैं सिर्फ केक खाता था। तो हुआ यूं कि वजन तो कम बढ़ा, लेकिन बदन अपने आप को बचाने के लिए, इस जहर से बचाने के लिए वाटर रिटेंशन करता है, जिसकी वजह से ब्लोट बढ़ जाता है और ये ब्लोट की वजह से पेट बढ़ जाता है, आप झुक नहीं पाते हो, नींद नहीं कर पाते हो। तो 3 महीने तक मुझे ये सफ़र करना पड़ा और जब मैं ये शूटिंग ख़त्म कर चुका था, ये लुक ख़त्म कर चुका, तो मैं ऑस्ट्रिया चला गया। पता किया कि मेरे बदन के लिए खाने के लिए सबसे अच्छी बात क्या है, विच टर्न्ड आउट टू बी अमरूद, टमाटर और गाजर और ककड़ी और अंडे, ये मैं खा सकता था। तो मैं सुबह 7 बजे उठता था और मैं आपको बता दूं कि कोई सर्जरी नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं, कुछ नहीं। सुबह 7 बजे उठता था, बाकायदा चबा चबा के 40 बार चबा कर मैं अपना नाश्ता खाता था और 7 से 7:30 बजे तक। फिर उसके बाद 2 बजे तक बिल्कुल कुछ नहीं, ना चाय ना कॉफ़ी ना कुछ। फिर 2 बजे वापस लंच, वो चीज़ जो मेरे बॉडी के लिए अच्छा था वो मैं खाता था चबा कर आधे घंटे के लिए, फिर आधे घंटे बाद पानी पीता था, फिर शाम को 7 बजे तक बिल्कुल कुछ नहीं, और फिर 7 बजे एक हल्का सा डिनर, एक सूप, एक रोटी या एक दाल, और फिर मैं बाकायदा सो जाता था। कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई सर्जरी नहीं, कुछ नहीं। आपका बॉडी इतना रेस्ट कर गया, इतना आपके बदन से स्ट्रेस चला गया कि 14 दिन में मैं ऐसा दिखा और 20 दिन बाद कुछ 6 किलो ही कम हुए थे, 6 नहीं 5 किलो कम हुए थे, पर लग रहा था जैसे 25 किलो कम हो गए। तो इस तरीके से आप भी पता कर सकते हैं कि आपके बॉडी में कौन सी एलर्जी है, कौन सा ऐसी पदार्थ है जो आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे इस समय पे। और ये हमेशा के लिए नहीं है, परमानेंट के लिए नहीं है। हो सकता है कि 6-7 महीने के लिए इसको छोड़ दें और आपका बॉडी ठीक हो जाए। ऐसे ही हमने 14 दिन में बचा। सर इधर Thank you. Thank you.